हेलो। मिशन सक्सेस का यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूं अरविंद। चलिए आज कुछ हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका है, द फेमस बुक इंडिका इज रिटन बाय। इंडिका का पुस्तक कौन लिखे थे? इसका आंसर हो जाएगा आपका मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो थे एक ग्रीक का एम्बेसडर थे चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। उनको सेल्यूकस निकटर जो है, सेल्यूकस जो निकटर, ये कौन है? आर्मी जनरल ऑफ अलेक्जेंडर जो थे मैसेडोनिया ग्रीक का राजा थे, उनका एक आर्मी जनरल है सेल्यूकस निकटर। वो मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजे थे। इसलिए मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का कैसा मतलब राज्य शासन कैसा है, उनका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड कैसा है, उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड कैसा है, उनका जो सोशल बैकग्राउंड कैसा है, ये सब पता करने के लिए मतलब जानने के लिए मेगास्थनीज को जो सेल्यूकस निकटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजे थे। मेगास्थनीज ने जाकर चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में ये सब बारे में इंडिका के पुस्तक के अंदर लिखे हैं। जो इंडिका के पुस्तक के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और मौर्य एम्पायर के बारे में, उनका इकोनॉमिकल कंडीशन और पॉलिटिकल सोशल जैसे जो भी हो, वो सब इंडिका के पुस्तक के अंदर मेगास्थनीज ने लिखे हैं। ठीक है। और ये भी कह सकते हैं, देखिए भद्रबाहु जो है भद्रबाहु आपका जैनिज्म का दो सेक्ट होता था, जिसको बोलते हैं दिगंबर सेक्ट और एक श्वेतांबर सेक्ट। दिगंबर सेक्ट का फाउंडर भद्रबाहु थे, ये दिगंबर सेक्ट का फाउंडर। और एक होता है श्वेतांबर सेक्ट। श्वेतांबर सेक्ट का फाउंडर होते हैं स्थूलभद्र। लिख देता हूँ इधर, स्थूलभद्र जो है वो श्वेतांबर सेक्ट का फाउंडर होते थे। दिगंबर वालों ने नेकेड रहते थे और श्वेतांबर वालों ने क्या, व्हाइट क्लॉथ पहनते थे। ठीक है। नागार्जुन जो है आपका ऑप्शन में, वो एक दिए थे क्या, वो उसको बोलते हैं माध्यमिक सूत्र। माध्यमिक सूत्र जो है वो नागार्जुन ने दिए थे, ये आपको याद होना चाहिए। उपगुप्त जो है आपका राजा अशोक को बुद्धिज्म लेने के लिए बोले थे। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए राजा अशोक को उपगुप्त ने बोले थे और करवाए थे भी। उपगुप्त के द्वारा अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाए थे। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, मेगास्थनीज जो है इंडिका पुस्तक लिखे थे। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया इन व्हिच ईयर। देखिए अलेक्जेंडर ने 326 बीसी में इंडिया को पहले आक्रमण किए थे। इसका आंसर भी 326 बीसी हो जाएगा। अलेक्जेंडर जो थे मैसेडोनिया का राजा थे। मैसेडोनिया, इसको हम बोलते हैं ग्रीक, अभी बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, ग्रीक बोलते हैं मैसेडोनिया को। उसका राजा होता थे अलेक्जेंडर। 326 बीसी में इंडिया को मतलब इन्वेड किए थे, आक्रमण किए थे। जो आपका उसी टाइम जो इंडिया में किसका राज चल रहा था, मगध का। मगध एम्पायर ज़्यादा चल रहा था। मगध, उसका एक वंश होता था नंद डायनास्टी। नंद डायनास्टी का एक राजा थे धनानंद के टाइम जो अलेक्जेंडर ने इंडिया को आक्रमण किए थे। ये भी आपको याद रखना है, किसके टाइम पूछ सकता है एग्जाम में, धनानंद के टाइम या मगध एम्पायर के टाइम अलेक्जेंडर ने इंडिया को आक्रमण किए थे। तो जब इंडिया को अलेक्जेंडर ने आक्रमण किए, तभी उस टाइम जो पहला लड़ाई उनका हुआ था पुरु राजा के साथ हुआ था। पुरुष भी बोलते हैं। पुरु राजा के साथ अलेक्जेंडर का पहला लड़ाई हुआ था, जिसको बोलते हैं हम हाइडास पास जो है वो अलेक्जेंडर और पुरु राजा के बीच में पहला लड़ाई हुआ था जब अलेक्जेंडर ने इंडिया को आए। तो ये हाइडास पास क्या है, ये होता है झेलम नदी का नाम। ये जो लड़ाई हुआ था झेलम नदी के किनारे हुआ था। ग्रीक वालों का एक मतलब गुण होता था, नेचर होता था, वो क्या, जहाँ जाते थे उनका कुछ ना कुछ नाम रख के आ जाते थे।
जैसे कि झेलम नदी का नाम क्या रख दिए, हाइडास पास, इसीलिए बोला जाता है हाइडास पास के लड़ाइयाँ जो अलेक्जेंडर और पुरु राजा के बीच में हुआ था, इसमें पुरु राजा ने हार गए थे, लेकिन जो अलेक्जेंडर ने पुरु राजा को उनका राज्य फिर वापस कर दिए थे। इसीलिए पुरु ने मतलब पूरा साहस के साथ, ब्रेव के साथ लड़े थे अलेक्जेंडर के साथ, इसीलिए अलेक्जेंडर खुश होकर उनका राज्य फिर वापस कर दिए थे पुरु को। ये भी आपको याद रखना है। देखिए, एक राजा होता था अम्बी ने क्या किया था, जो अलेक्जेंडर के पास सरेंडर कर दिया था। ये भी आपको याद रखना है, अच्छा सा सवाल है। कौन सा राजा सरेंडर किया था अलेक्जेंडर के पास? अम्बी। पहला लड़ाई किसके साथ हुआ था? पुरु के साथ हुआ था। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइडास पास का लड़ाई, झेलम नदी के किनारे। लेकिन जो है अलेक्जेंडर धनानंद के टाइम आए थे, नंद वंश के टाइम मगध एम्पायर में आए थे लेकिन अलेक्जेंडर का लड़ाई नंद के साथ नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? जो नंद वंश थे, वो हिस्ट्री में पहली बार युद्ध में, वार में क्या एलिफेंट का यूज करते थे। अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन पहले एलिफेंट को वार में यूज किए थे, तो आपको बताना है नंद या मगध। तो इसलिए अलेक्जेंडर कभी भी हाथी देखे नहीं थे, हाथी देख भी नहीं थे अलेक्जेंडर, उनके लिए नया था हाथी है। तो इसलिए अलेक्जेंडर का मन में थोड़ा भय भी था, मगध का इतना बड़ा साम्राज्य, इतना बड़ा आर्मी, हाथी भी यूज करते थे, अलेक्जेंडर का मन में थोड़ा भय था। लास्ट में उनका जो सोल्जर्स है अलेक्जेंडर का, उनका मन में विद्रोह फैल गए, मतलब उनके बीच में विद्रोह फैल गए, इसलिए लास्ट में अलेक्जेंडर को छोड़ के जाना पड़ा। लास्ट के जाने के टाइम सेल्यूकस निकेटर को छोड़ के गए थे, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, अलेक्जेंडर कब आक्रमण किए थे? 326 बीसी में इंडिया को इन्वेंट किए थे। अलेक्जेंडर को हम सिकंदर भी बोलते हैं, सिकंदर नाम होता है उनका, ये भी आपको कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फेमस कलिंग वार फ्रॉट बाय अशोक इन, मतलब कलिंग का वार कब हुआ था? फ्रॉट होगा इधर, ब्रॉट नहीं। मतलब आपका कलिंग का वार जो है वो आपका हुआ था 261 बीसी में। 261 बीसी में उड़ीसा में हुआ था ये। उदयगिरी हिल्स के पास, उदयगिरी हिल्स जो है, उदय हिल्स जो आपका दया नदी के किनारे है, दया रिवर के किनारे हैं ये उदयगिरी। कहीं कहीं हिस्टोरियन बोलते हैं जो ये दया नदी का रिवर था। अशोक का जो ये कलिंग वार में दया नदी का रिवर का पानी क्या हो गया था, मतलब लाल हो गया था, ब्लड में, रक्त में लाल हो गया था। तो कलिंग वार 261 बीसी में उदयगिरी कहाँ पर आता है? उड़ीसा में। और दया नदी के दया रिवर के किनारे हुआ था अशोक और स्टेट ऑफ कलिंग के साथ। ठीक है, इसी के बाद जो आपका अशोक राजा ने, इतना खून खराबा हुआ था ये कलिंग वार में, लास्ट में जाकर अशोक ने उपगुप्त के द्वारा, मैं पहले बताया पहला क्वेश्चन में, उपगुप्त के द्वारा अशोक ने क्या किए थे? बौद्ध धर्म अपनाए थे, बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। इसके बाद अशोक ने कहीं भी युद्ध नहीं किए थे, ये उनका लास्ट युद्ध था। ये हमको कैसे पता चलता है? जो आपका कलिंग वार के बारे में हमको अशोक का जो 13th रॉक एडिक्ट होता था, उससे पता चलता है हमको कलिंग वार के बारे में। 13th रॉक एडिक्ट, ये सबसे इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन है, ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, तो 13th रॉक एडिक्ट से हमको पता चलता है कलिंग वार के विषय में। इसका आंसर हो जाएगा 261 बीसी में कलिंग वार हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ सर्जरी इन द एंशिएंट हिस्ट्री, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री में किसको फादर ऑफ सर्जरी बोला जाता है? यह आपका आंसर हो जाएगा सुश्रुत जो है एंशिएंट हिस्ट्री में आपका सर्जन हुआ करते थे। वो मतलब वो उनका एक बुक भी है सर्जरी के बारे में, वो उसको बोलते हैं सुश्रुत संहिता जो है, ये सर्जरी के बारे में ही लिखा है सुश्रुत ने।
ये होता है एक चरक। चरक मेडिसिन के लिए फेमस थे, मेडिसिन के लिए फेमस थे। वो एक बुक लिखे थे चरक संहिता, चरक संहिता जो है चरक ने लिखे थे। ठीक है। पतंजलि आपका हो गया योगा सूत्र, पतंजलि आपका हो जाएगा योगा सूत्र, ये योगा सूत्र दिए थे। और पाणिनि ने लिखे थे अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी जो है पाणिनि ने लिखे थे। ठीक है। ये अष्टाध्यायी क्या होता है आप अच्छे से देखेंगे तो देखिए ये जो अष्टाध्यायी होता है आपका जो अष्ट मतलब क्या होता है 8, अध्याय मतलब क्या होता है चैप्टर, मतलब 8 चैप्टर वाला एक ग्रामर का बुक होता था, संस्कृत ग्रामर का बुक होता था, संस्कृत ग्रामर का बुक होता था जो अष्टाध्यायी मतलब 8 चैप्टर वाला ग्रामर का बुक। वो कौन लिखे थे? पाणिनि ने ही दिए थे। तो इस सब का सब आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो चरक ने चरक संहिता, सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता, पतंजलि ने योगा सूत्र, पाणिनि ने अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी क्या है? एक संस्कृत ग्रामर का बुक है 8 अध्याय वाला। तो फादर ऑफ सर्जन कौन हो, सर्जरी कौन हो गए? आपका सुश्रुत हो गए। ठीक है। वेयर वाज द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? देखिए हमारा कुल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ है, 483 में, 383, आपका 250, 72 80, ये सब देखिए BC में चल रहा था। लास्ट वाला जो है आपका AD में 483 BC, 383 BC, 250 BC, लेकिन 72 AD फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है AD में हुआ है। देखिए बुद्ध का जब डेथ हुआ था वो 483 BC में ही हुआ था, 80 साल की उम्र में जो बुद्ध का डेथ हुआ था। पहली बार अजात शत्रु के टाइम पहली बार जो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था 483 BC में, अजात शत्रु बुलाए थे। कहाँ पर हुआ था? ये राजगृह में हुआ था। राजगृह उसमें जो आपका महाकश्यप जो थे, महाकश्यप जो हैं वो उधर चेयरमैन थे जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल आपका हुआ था वैशाली में। कालाशोक नाम का एक राजा थे, ये कालाशोक लिख देता हूँ इधर। कालाशोक के टाइम में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल 383 BC में वैशाली के अंदर हुआ था। इसमें आपका जो साबाकामी है इनका चेयरमैन थे, साबाकामी। और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल आपका हुआ था पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र के अंदर 250 BC में अशोक राजा ने इसको बुलाए थे, अशोक ने। उसका चेयरमैन थे मोगालीपुत्र जो है वो बुलाए थे, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का चेयरमैन होते थे। लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो 72 AD में हुआ था वो 72 AD में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। राजा कनिष्क थे उस टाइम। कनिष्क जो कुषाण वंश का राजा है कनिष्क ने बुलाए थे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कुंडलवन कश्मीर में 72 AD में। उधर जो चेयरमैन थे वासुमित्र जो हैं ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का चेयरमैन। ठीक है। ये सारे के सारे आपको याद होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा क्या? वैशाली। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल बताया वैशाली 383। बोथ बुद्ध एंड महावीर इज द कंटेम्पररी ऑफ, मतलब कंटेम्पररी का मतलब क्या होता है? एक ही काल में, मतलब जब बुद्ध रहते थे और महावीर जैन रहते थे उन टाइम कौन रहता था? ये आपका हो जाएगा बिंबिसार। ऑप्शन नंबर 2 जो है यह आपका हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार के टाइम में बुद्ध रहते थे, उसी टाइम जैन भी रहते थे। ये बिंबिसार ने दोनों को एक साथ दिखे हैं, मतलब दोनों के टाइम में बिंबिसार रहते थे, इसलिए बोलते हैं कंटेम्पररी ऑफ बोथ बुद्ध एंड जैन। ठीक है। बिंबिसार जो थे ये आपका हर्यांक डायनास्टी में थे, हर्यांक डायनास्टी। देखिए ज़्यादातर स्टूडेंट बिंदुसार या बिंबिसार के बीच में कंफ्यूज होते हैं। बिंदुसार जो है आपका आंसर नहीं है, ये होते हैं मौर्य एम्पायर का। मौर्य एम्पायर का होता है बिंदुसार। आपका सही आंसर क्या होता है? बिंबिसार। बिंबिसार जो हर्यांक डायनास्टी के राजा होते थे
वो मतलब कंटेम्परेरी ऑफ बोथ बुद्ध एंड जैन होते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हु आर द फर्स्ट टू यूज गोल्ड कॉइन इन इंडिया? देखिए यूज लिखा है, इधर 3 क्वेश्चन आपको मतलब कंफ्यूज करने वाला सवाल आएगा। यूज लिखा होगा, एक जगह इशू लिखा होगा, एक जगह लिखा होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन यूज्ड, मैक्सिमम नंबर मतलब गोल्ड कॉइन यूज किया था। ये तीनों क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। इशू क्या था? पहला इंडिया में कौन? इंडो ग्रीक ने। इंडो ग्रीक जो है ये पहले आपका गोल्ड कॉइन को इशू किए थे, लेकिन पहले यूज कौन किए थे? कुषाण ने। जो आपका आंसर भी हो जाएगा, कुषाण ने पहले यूज किए थे। अगर मैक्सिमम नंबर गोल्ड कॉइन किसके पीरियड में यूज हुआ था पूछेगा, आप बताएंगे क्या? गुप्त के पीरियड में। तो मैं क्या बोला, मतलब इंडो ग्रीक ने पहले गोल्ड कॉइन को इशू किए थे, लेकिन पहले यूज किए थे कौन? कुषाण ने। और मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन किस टाइम यूज हुआ था? दैट इज गुप्त पीरियड में। ठीक है, ये तीनों का तीनों आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा क्या? गोल्ड कॉइन पहले कौन यूज किया? कुषाण ने। नेक्स्ट, द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर। देखिए भद्रभाव जो है आपका मौर्यन एम्पायर का लास्ट रूलर है, जिनको पुष्यमित्र शुंग ने, पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था? मारकर शुंग डायनेस्टी का स्थापन किया था। जो बृहदरथ थे वो मौर्यन एम्पायर का लास्ट रूलर थे। पहला रूलर कौन था? जो चंद्रगुप्त मौर्य, आप सभी को पता होगा। चंद्रगुप्त मौर्य जो उनका गुरु थे कौटिल्य चाणक्य, या उसको उनका जो चाइल्डहुड नेम है विष्णुगुप्त भी बोला जाता है चाणक्य का, जो एक फेमस बुक लिखे थे अर्थशास्त्र। जो चंद्रगुप्त का गुरु होते थे, उनका हेल्प से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को मारकर मौर्यन एम्पायर का स्थापन किए थे। और उनका मौर्यन एम्पायर का लास्ट रूलर कौन हो गए? बृहदरथ। बृहदरथ जो है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा मारे गए थे, और उसके बाद शुंग वंश का स्थापन हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। व्हाट इज द सिंबल ऑफ 23rd तीर्थंकरस? देखिए तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? जो आपका जैन धर्म का जो ये थे सब मत थे, तो टोटल हमारा जैन धर्म का 24 तीर्थंकर अभी तक है, जो जिनमें से हमारा जो हम पढ़ते हैं पहला तीर्थंकर कौन है? अब क्वेश्चन पूछा है 23rd वाला तीर्थंकर है कौन, ये 24th वाला तीर्थंकर कौन है? ये तीनों का तीनों आपको अच्छे से याद होना चाहिए। जो जैनिज्म का फाउंडर थे, जो फर्स्ट तीर्थंकर जिसको बोलते हैं, उनको बोलते हैं ऋषभ देव। ऋषभ देव, या उनको आदिनाथ भी बोला जाता है, आदिनाथ भी बोला जाता है। इनका एक सिंबल भी हुआ करता था, जिसको सिंबल उनका क्या? बुल। बुल है जो ऋषभ देव या आदिनाथ का जो फर्स्ट तीर्थंकर है जैनिज्म का, वो बुल जो है इनका सिंबल होता था। 23rd तीर्थंकर होते हैं आपका प्रसव देव। प्रसव देव या प्रसव नाथ भी बोला जाता है। 23rd तीर्थंकर होते हैं ये। इनका सिंबल होता था, जो आपका आंसर भी हो जाएगा, सर्पेंटाइन, मतलब स्नेक होता है इनका सिंबल। आपका 24th यानी लास्ट तीर्थंकर जैनिज्म के कौन होते हैं? महावीर। महावीर जो होते हैं वो 24th तीर्थंकर यानी लास्ट तीर्थंकर होते हैं जैनिज्म का, जिनका सिंबल है क्या? लायन। ये तीनों का तीनों सिंबल भी आपको याद रखना है। जो फाउंडर है प्रसवनाथ, जिसको आदिनाथ बोलते हैं, उनको बोलते हैं, उनका सिंबल है बुल। 23rd तीर्थंकर जो है प्रसवनाथ, उनका सिंबल है सर्पेंटाइन यानी स्नेक। और 24th लास्ट तीर्थंकर जो है महावीर, उनका सिंबल है क्या? लायन। ठीक है। हु कॉन्कर्ड द लैंड बिटवीन टू सी? मतलब देखिए ये है आपका भारत का निचले वाला हिस्सा, साउथ इंडिया जो ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो इस साइड आपका है अरेबियन सी, इस साइड आपका है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये जो सी और ये सी, अरेबियन सी बे ऑफ बंगाल के बीच में क्या आता है? आपका लैंड एरिया आता है। इसको बोलते हैं लैंड बिटवीन टू सी। दोनों सी के बीच में जो लैंड है उसको लैंड बिटवीन टू सी ही बोला जाता है। इनको कौन कॉन्कोर किए थे, यानी विजय हासिल इनके ऊपर कौन किए थे? आपका ऑप्शन नंबर 1 बिंदुसार। बिंदुसार ने जो मौर्य एम्पायर का जो राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य का सन बिंदुसार, उन्होंने ही
ये जो लैंड बिटवीन टू सी का एरिया वाला है दिख रहे हैं आप, इसको ऊपर विजय हासिल किए थे, इसलिए बोला जाता है मतलब बिंदुसार कॉन्कर्ड द लैंड बिटवीन टू सी। कौन कौन सा सी? अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। ये बात कौन किए थे, किस आदमी ने बोला था? जो बिंदुसार जो है, जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के बीच में जो लैंड आ रहा है उसके ऊपर विजय पाए थे, ये बोले थे तारानाथ। ये भी आपको याद रहना चाहिए। तारानाथ ने क्या बोला था? बिंदुसार जो है वो लैंड बिटवीन टू सी के जो एरिया है उसको विजय हासिल किए थे, यानी कॉन्कर किए थे। ठीक है, बिंदुसार जो मौर्यन एम्पायर का राजा है। बुद्ध गॉट एनलाइटेडमेंट इज टॉर्मेज। बुद्ध को जो ज्ञान का प्राप्ति हुआ उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है निर्वाण। निर्वाण होता है जब बुद्ध गया के पास 35 साल के उम्र में, जो बुद्ध गया के पास निरंजना नदी के किनारे पीपल ट्री के पास बैठकर मेडिटेशन कर रहे थे। 35 साल के एज में उनको क्या होगा? ज्ञान का प्राप्ति हो रहा है, जिसको बोलते हैं एनलाइटमेंट पा रहे हैं, उसको बोला जाता है क्या? निर्वाण। जिसका सिंबल होता है बोधि ट्री। बोधि ट्री होता है निर्वाण का सिंबल। एनलाइटमेंट का सिंबल होता है बोधि ट्री। ठीक है, 35 साल का एज, ये भी आपको याद रखना है। देखिए, महापरिनिर्वाण क्या होता है? जब बुद्ध का डेथ होता है कुशीनगर में 483 BC में, 80 साल की उम्र में जब बुद्ध का डेथ होता है, उसको बोला जाता है महापरिनिर्वाण, जिसका सिंबल भी होता है स्तूप। बुद्धिस्ट स्तूप बोलते हैं। ठीक है, जिसका सिंबल होता है। धर्मचक्र प्रवर्तन क्या होता है? जब बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति हो गया, बुद्ध गया के पास पीपल ट्री के पास निरंजना नदी के किनारे बुद्ध का जो ज्ञान का प्राप्ति हो गया, एनलाइटमेंट पा गए, मिल गया, तो उसके बाद उन्हें पहला सरमन दिए थे, फास्ट सरमन जो सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिए थे, उसको बोला जाता है क्या? धर्मचक्र प्रवर्तन नाम करके एक टर्म कर दिए। तो बुद्ध का फास्ट सरमन को हम क्या टर्म कर दिए? धर्मचक्र प्रवर्तन। इसका सिंबल भी होता है व्हील होता है इसका सिंबल। एक निर्वाण तो बता दिया, और है महाभिनिष्क्रमण। जब 29 साल का एज में निर्वाण जो हुआ था 35 साल के एज में, ठीक है, और महापरिनिर्वाण जो हुआ था 80 साल की उम्र में। तो महाभिनिष्क्रमण जो होता है, बुद्ध क्या करते हैं? 29 साल की उम्र में घर को त्याग करते हैं, लेफ्ट होम को त्याग करते हैं, मतलब घर को त्याग करके आते हैं एनलाइटमेंट के लिए। तो उसी को टर्म दिया जाता है क्या? महाभिनिष्क्रमण, जिसका सिंबल होता है हॉर्स। ठीक है, ये सारे का सारे चीज़ें आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा निर्वाण। नेक्स्ट चलते हैं। द फाउंडर ऑफ दिगंबर सेक्ट, अभी बता के गया, दिगंबर सेक्ट का फाउंडर होता है भद्रबाहु, और स्थूलभद्र होते हैं श्वेतांबर सेक्ट का फाउंडर। उपगुप्त के बारे में बताया, अशोक को जो बुद्धिज्म लेने के लिए बोले थे। उपगुप्त एक बुद्धिस्ट मंक होते हैं। चाणक्य के बारे में बोला, जिसका नाम होता है कौटल्य होता है। उनका नाम विष्णुगुप्त भी होता है। विष्णुगुप्त उनका चाइल्डहुड नेम होता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य का टीचर है। व्हिच कैलेंडर इज यूज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनमें से शाका कैलेंडर को यूज करता है। 3 तरह के कैलेंडर होता है। देखिए, पहले में ग्रिगोरियन कैलेंडर क्या है, शाक कैलेंडर क्या है, इसका अंतर मैं बताऊंगा। अभी जब हम क्रिश्चियन का कैलेंडर यूज कर रहे हैं वो होता है ग्रिगोरियन कैलेंडर, जो हमारे घर में होता है वही है ग्रिगोरियन कैलेंडर। लेकिन हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल, भारत सरकार का ऑफिशियल कैलेंडर जो है वो आपका शाक कैलेंडर होता है। वो आपका क्या होता है? शाक कैलेंडर, जो 78 AD को माना जाता है। मतलब ग्रिगोरियन कैलेंडर में जब होता है 78 साल, उसी टाइम शाक कैलेंडर को कितना होता है? 1 साल, मतलब उधर शुरू होता है। ग्रिगोरियन कैलेंडर में जब 78 साल होता है, शाक कैलेंडर उस टाइम शुरू होता है, मतलब 1 साल होता है।
जैसे कि हम बोल सकते हैं अगर ग्रिगोरियन कैलेंडर का साल होगा 1000 का साल, तो शाक कैलेंडर कितना हो जाएगा, -78 कर दीजिए, 922 साल। मतलब शाक कैलेंडर को कितना हुआ होगा, 922 साल। मतलब शाक कैलेंडर जो है ग्रिगोरियन कैलेंडर से 78 साल या 77 साल क्या कर रहा है, पीछे चल रहा है। जब ग्रिगोरियन कैलेंडर को 78 साल हो रहा है तब शाक कैलेंडर शुरू होता है। मतलब क्या, 78 साल पीछे ही चल रहा है शाक कैलेंडर। और एक कैलेंडर होता है, उसके बारे में बता देता हूँ, जिसको बोलते हैं विक्रम संवत। जो कैलेंडर है विक्रम संवत, वो 57 BC को ही बोला जाता है। मतलब अगर हम ग्रिगोरियन कैलेंडर से इसको कंपेयर करेंगे, ग्रिगोरियन कैलेंडर को जब ये विक्रम संवत जो कैलेंडर है ग्रिगोरियन कैलेंडर से 57 साल ज़्यादा मतलब आगे चलता है। जब मान चलो ग्रिगोरियन कैलेंडर को 100 साल हुआ होगा, विक्रम कैलेंडर को कितना होगा, 157 साल हुआ होगा। मतलब 57 साल क्या चल रहा है, ग्रिगोरियन कैलेंडर से आगे चल रहा है विक्रम संवत जो कैलेंडर है। लेकिन शाक कैलेंडर क्या होता है, ग्रिगोरियन कैलेंडर से 78 साल पीछे चल रहा है। ये कंपैरिजन आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है आपका शाक कैलेंडर को ऑफिशियल कैलेंडर के रूप में माना है, लिया है। आपका जो शाक कैलेंडर है इस बार NTPC में अभी आया था। शाक कैलेंडर का पहला महीना होता है चैत्र। चैत्र जो होता है पहला महीना होता है, और बैसाख जो होता है उसका आखिरी या लास्ट महीना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु आर द मदर ऑफ अशोक, ये आपका शायद लास्ट क्वेश्चन है। हाँ देखिए, अशोक का माँ है सुभद्रांगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुभद्रांगी। त्रिशा जो है अशोक का एक भाई होते हैं, ब्रदर हैं। देखिए अशोक ने उनका 99 ब्रदर को मारकर जो राजा बने थे। एक भैया को उनका जो कितना कुल भाई थे, 100 भाई। 100 भाई से 99 ब्रदर को अशोक ने मार दिए थे, एक भैया को छोड़ दिए थे, एक ब्रदर को छोड़े थे। वो कौन है, त्रिशा थे। त्रिशा को अशोक ने नहीं मारे थे, उनका अलावा 99 ब्रदर्स को मार दिए थे। ये हमको कैसे पता चलता है, दीपवंश में पता चलता है। जो भी हो, त्रिशा को छोड़ दिए थे। त्रिशा कौन है, अशोक का भाई है। और प्रियदर्शना जो है आपका महावीर जैन का डटर होते थे, डटर प्रियदर्शना। और सुभद्रांगी अशोक का माँ। यशोधरा होता है बुध का वाइफ होते हैं यशोधरा। चारों का चीज़ आपको याद होना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अगर अभी तक हमारा चैनल को आप भी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर कर लेना। इसलिए जब हम वीडियो फिर से अपलोड करेंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन चले जाएगा। फिर बता रहा हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तभी लाइक कर देना, और कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। अच्छा नहीं लगा है तब भी बताना कैसा लगा आपको वीडियो। चलिए फिर दूसरा वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।